हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम विजयनगर साम्राज्य में क्या देखेंगे। हमारा विजयनगर साम्राज्य में क्या क्या हो गया एक बार हम ये देख लेते हैं, क्योंकि हमारे कम से कम 5 से 6 लेक्चर का विजयनगर साम्राज्य के ऊपर हो गए। क्योंकि हमको विजयनगर साम्राज्य में क्या 4 वंशों के बारे में पढ़ना था और उनके मुख्य रूप से उनके प्रशासन, सामाजिक दशा के बारे में देखना था। इसलिए हमको विजयनगर को ज़्यादा क्लासेस करनी पड़ी है ना। इसके बाद हम बहमानी को पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ 2 लेक्चर में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या है, हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले तो हमने विजयनगर की सामान्य स्थिति के बारे में देखा था, ये हमारी फर्स्ट क्लास थी। उसके बाद हमने संगम वंश के बारे में देखा था, ये हमारी सेकंड क्लास थी, फर्स्ट सेकंड। इसके बाद हमने सालुक वंश के बारे में देखा था, ये हमारी थर्ड क्लास थी। आप प्रीवियस लेक्चर में जाके आप देख सकते हैं ना, प्रीवियस वीडियोस में जाके। इसके बाद हमारी कौन सी तुलुक वंश पे फोर्थ क्लास थी। और इसके लास्ट लेक्चर में कौन सा अराविडु वंश है, अराविडु वंश थे, जिसमें क्या थी हमारी फिफ्थ क्लास थी। और ये हमारी उसी में मैंने आपको जो विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक दशा के बारे में पढ़ा दिया था कि सामाजिक जीवन कैसा था, जिसमें हमने वर्ण व्यवस्था के बारे में देखा था, ब्राह्मणों को देखा था, चेट्टी और सेट्टी संप्रदाय, वीर पांचाल के बारे में देखा था, बड़वा वर्ग, निम्न वर्ग और दास प्रथा। उसी में हमने स्त्रियों की दशा देखी थी, में दहेज प्रथा और सती प्रथा को देखा था, मनोरंजन के साधन देखे थे और शिक्षा का और भोजन की स्थिति देखी थी। इसके बाद ये हमारा क्या फिफ्थ क्लास हो गई थी। आज के लेक्चर में हम राजनीतिक जीवन देखेंगे, जिसमें हम केंद्रीय प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, स्थानीय प्रशासन, और हम देखेंगे भू राजस्व व्यवस्था और न्यायकार व्यवस्था और आयकार व्यवस्था ना, और प्रमुख करों के बारे में देखेंगे। इसके बाद हमारी कुछ चीज़ें और रह जाएंगी, जिसमें हमारा कि विजयनगर साम्राज्य में व्यापार कैसा था और विजयनगर साम्राज्य में प्रमुख सिक्कों की क्या स्थिति थी, और हमने तथ्यों के बारे में देखेंगे। तो हमारा एक लेक्चर और ये 6 हो जाएगा, 7 लेक्चर में हमारा विजयनगर कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद हमारे 2 लेक्चर और लगेंगे, जिसमें बहमनी या एक ही लेक्चर में मैं आपको बहमनी साम्राज्य को कंप्लीट करवा दूँगी ना, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना। आज के लेक्चर में हम राजनीतिक दशा के बारे में देखेंगे, जिसमें हम केंद्रीय प्रशासन में देखेंगे। केंद्रीय प्रशासन में क्या है कि जो केंद्रों को क्या बोलते थे, केंद्रों से क्या प्रांत थे, प्रांतों को क्या बोलते थे मुख्य रूप से, राज्य या मंडलम। क्या बोलते थे, राज्य या मंडलम ना। ये स्थिति हमने प्राचीन भारत में, जैसे मौर्य काल में, गुप्त काल, मौर्योत्तर काल में सभी में राजनीतिक दशा में यही चीज़ें देखी है ना, प्रांत, उसको राज्य या मंडलम है ना। शब्दों में अंतर हो जाएगा पर चीज़ें वही है ना। शब्द दक्षिण भारत में बदल जाएंगे कि राज को हम मंडलम कहने लगे, और वही मध्यकालीन भारत में अगर हम दिल्ली सल्तनत देखें तो उसमें भी हम क्या जो वर्ड है हमारे उसमें परिवर्तन आएगा पर चीज़ें वही रहेगी है ना। तो क्या था, केंद्र में प्रांत है जिसको मंडलम। और अगर हम देखें तो विजयनगर साम्राज्य में मुख्य रूप से 6 राज्य थे। क्या थे, कुल 6 राज्य थे। और प्रमुख जो राज्यों के प्रमुख थे वो कौन थे, युवराज होते थे है ना, युवराज होते थे, जो कि राजा के बेटे ही होते थे मुख्य रूप से, और दंडनायक। इसके बाद जब राजा की मृत्यु हो जाती थी वो अपने पुत्र को वहाँ का साम्राज्य युवराज ना बना के फिर राजा बन जाते थे ना। दंडनायक होते थे, युवराज और दंडनायक ना। ये हमारा केंद्रीय प्रशासन हो गया। इसके बाद स्थानीय प्रशासन में देखेंगे। स्थानीय प्रशासन में सबसे पहले हमने देखा राज्य को क्या बोला, मंडलम बोला है ना। इसके बाद वन लांडू है ना, जिसको कमिश्नर बोलते हैं ना। इसके बाद लांडू, जिसको क्या बोलते हैं, जिला है ना। और इसके बाद बेलाग्राम, ये कितने थे विजयनगर साम्राज्य में, 50 थे। इसके बाद हम देखेंगे स्थल को क्या बोला यहाँ पे, तहसील बोला। क्या बोला, तहसील। जैसे अगर हम उत्तर भारत में देखें या दिल्ली सल्तनत में भी देखें तो तहसील थी। उसके बाद हम अगर अंतिम देखें तो उर को क्या बोला, ग्राम। अगर हमने इसको चोल साम्राज्य में स्थानीय प्रशासन मुख्य रूप से बहुत प्रसिद्ध थे, तो उसमें भी क्या थी, उर की व्यवस्था थी, क्योंकि वो मुख्य रूप से दक्षिण भारत में थे है ना। तो अंतिम कौन है, उर, इसको ग्राम बोलते हैं। और इसके बाद नायकार व्यवस्था थी। नायकार क्या होता था,
एक भू सामंत सेना नायक होता था। क्या होता था? नायकगार भू सामंत सेना नायक होता था, जिनको जो वेतन थे, वेतन के बदले वेतन नहीं दिया जाता, वेतन के बदले क्या दी जाती थी? भूमि दी जाती थी। क्या दी जाती थी? भूमि। इसको नायकगार को भूमि, वेतन के बदले भूमि दी जाती थी, जिसको अमरम बोलते थे। क्या बोलते थे? अमरम, है ना। तो पूछ सकते हैं कि नायकगार को प्रदान की जाने वाली भूमि का नाम क्या था? अमरम, है ना, अमरम। ये हमारे प्री में आ सकता है ना। और जो ओवरऑल है राजनीतिक दशा, ये 7 मार्क्स में भी आ सकता है, 11 मार्क्स में भी आ सकता है ना। इसके बाद आयगर व्यवस्था थी किसी सामाजिक दशा के अंतर्गत थी, जिसमें क्या था? गाँवों का प्रशासन किसके अंतर्गत होता था? आयगर व्यवस्था के अंतर्गत होता था। इसमें क्या होता था? जो आयगर है वो 12 व्यक्तियों का एक समूह था। मतलब इसमें क्या थे? 12 व्यक्ति थे, जिसमें मुख्य रूप से अलग अलग कामों में बांटा गया था 12 व्यक्तियों को। और ये जो पद होते थे वो अनुवांशिक होते थे, मतलब वंशानुगत होते थे। क्या होते थे? वंशानुगत होते थे। मतलब अगर पिता है तो उसका जो पद है वो किसको मिलेगा? पुत्र को मिलेगा। तो क्या थी? अनुवांशिक व्यवस्था किसमें थी? आयगर व्यवस्था में, जो कि क्या देखते थे? मुख्य रूप से गाँवों का प्रशासन देखते थे, है ना। और जो नायकार है वो भू सामंत सेनापति होते थे, है ना। अब हम देखेंगे कि भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी। तो भू राजस्व व्यवस्था आय का सबसे बड़ा स्रोत थी। अगर हम सभी साम्राज्यों में देखें या सभी राज्यों में, तो भू राजस्व व्यवस्था आय का सबसे बड़ा साधन होते हैं। इसके जो विभाग है उसको क्या बोलते हैं? अष्टबने। क्या बोलते हैं? अष्टबने, है ना। क्या बोलते हैं? विभाग को, भू राजस्व के विभाग को बोलते हैं अष्टबने। और जो भूमि कर होता था इसके द्वारा, उसको क्या बोलते हैं? शिष्ट। क्या बोलते हैं? शिष्ट, है ना। जो विभाग होता था उसे अष्टबने, और जो भूमि कर होता था उसको शिष्ट। और जो इसकी मात्रा थी भू राजस्व की, वो कितनी होती थी? लगभग लेके चलेंगे हम 16 से 32%। कितनी थी? 16 से 32% इसकी। इसके अंतर्गत तीन भूमि को बांटा गया था। एक तो सिंचित भूमि, जो पूरी तरह से सिंचित थी, असिंचित भूमि, और जंगल और बाग, है ना, जिसमें ना ही फसल की जा सकती थी, तो जंगल और बाग भूमि। तो क्या देखा हमने भू राजस्व व्यवस्था में? आय का सबसे बड़ा स्रोत, और विभाग क्या था? अष्टबने। और अगर भूमि कर थी इसी के अंतर्गत, तो उसको क्या बोलते हैं? शिष्ट। और मात्रा कितनी थी भू राजस्व की? 16 से 32%। और अगर देखें तो इसके अंतर्गत 3 विभाग थे। एक तो सिंचित विभाग, असिंचित विभाग, और जंगल और बाग, है ना। 3 भागों में बांटा था। इसके बाद हम देखेंगे कि राजनीतिक दिशा में कि प्रमुख कर कौन से थे। तो विजयनगर में मुख्य रूप से कितने प्रकार के कर लिए जाते थे? एक तो सिंचाई कर, है ना। सिंचाई कर नहरों पर कर लिया जाता था, है ना। सिंचाई के जो साधन है उनके जो बनवाए गए थे सार्वजनिक कार्यों के अंदर, उस पर कर लिया जाता था। बढ़ई कर, है ना। विवाह कर है, जो कि वर और वधू दोनों से लिया जाता था। कौन सा? विवाह कर भी लिया जाता था, और वो वर और वधू दोनों से लिया जाता था। कंदाचार, ये क्या था? सैनिक व नायकों के अधीन था। क्या था? कंदाचार। क्या था? कंदाचार। ये 2 मार्क्स में आ सकता है, सैनिक और नायकों के अधीन, है ना। इसके बाद इसको हम लिख सकते हैं कंदाचार को कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत प्रमुख कार्य, और ये क्या था? सैनिक और नायकों के अधीन। इसके बाद कवलगर, ये कौन सा कर था? ये वेश्याओं से लिया जाने वाला कार्य था ना। जो वेश्यावृत्ति करती थी उनसे लिया जाने वाला कार्य था ना। तो आज के लेक्चर में हमारा विजयनगर साम्राज्य में जो राजनीतिक दशा है वो कंप्लीट हो गया। हम देखते हैं क्या क्या देखा हमने। केंद्रीय प्रशासन देखा, जिसमें हमने केंद्र को प्रांतों में विभाजित, जिसको क्या बोला? राज्य या मंडलम। मुख्य रूप से कितने राज्य थे? 6 राज्य थे, जिसके प्रमुखों को क्या बोलते थे? युवराज या दंडनायक। स्थानीय प्रशासन में हमने क्या देखा? राज थे, जिसको मंडलम। और बलनाडु कमिश्नर, नाडु जिला, बेलगाम 50 थे, स्तर तहसील, और उनको ग्राम, है ना। इसके बाद नायकार व्यवस्था देखी, जो कि भू सामंत सेनापति होते थे। इनको वेतन के बदले में क्या दी जाती थी? भूमि प्रदान की जाती थी, जिसको अमरम भूमि बोलते थे। क्या बोलते थे? अमरम भूमि, है ना। इसके बाद आयगर व्यवस्था थी, जो कि क्या देखती थी? गाँवों का प्रशासन देखती थी। इसमें 12 व्यक्तियों का समूह होता था, और ये व्यवस्था जो आयगर है
वो अनुवांशिक होती थी, मतलब पिता के बाद पुत्र को मिलती। इसके बाद भू राजस्व में देखा कि आय का सबसे बड़ा स्रोत होता था आय राज्य का। विभाग क्या होता था, अष्टबल। और इसके द्वारा जो भूमि कर होता था उसको क्या बोलते थे, शिष्ट। और इसकी मात्रा क्या थी भू राजस्व की, तो 16 से 32%। और 3 विभाग थे, सिंचाई, सिंचित, असिंचित और जंगल और बाग, है ना। और प्रमुख कर कौन से थे, सिंचाई कर, नहरों पे लिया जाने वाला, बढ़ई कर, इसके बाद विभा कर, बरबदू दोनों से, और कंदाचार जो सैनिक और नायकों के अधीन, और कवल कर जो कि वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं से लिया जाता था। तो आज के लेक्चर में हमारे साथ राजनीतिक दशा कंप्लीट होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा व्यापार बचा, सिक्के बचे हैं विजयनगर साम्राज्य में, और अन्य तथ्य हैं वो हम देख लेंगे जो 2 मार्क्स में इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ें देखना है हमको। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम बहमनी साम्राज्य को स्टार्ट कर देंगे।